नमस्कार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। इस वीडियो के माध्यम से परिवहन से संबंधित मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो 50 क्वेश्चंस को संग्रहित किया गया है उसका अध्ययन करने वाले हैं। इसके पहले हम लोग जैव प्रक्रम और पोषण जो कि चैप्टर 1 था उससे जो वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस था उसका अध्ययन कर चुके हैं। इसके बाद चैप्टर संख्या 2 यानी कि अध्याय संख्या 2 शोषण था, उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस था उसका अध्ययन कर चुके हैं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी अवेलेबल है, आप आसानी से उसका अध्ययन कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे कुल 50 प्रश्नों को संग्रहित किया गया है। इन प्रश्नों को हम लोग कम समय में अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है, एक कोशिकीय पौधे, ध्यान रखिएगा, एक कोशिकीय पौधे क्लेमाइडोमोनास यह एक कोशीय पौधा है तथा युगलिना भी एक कोशीय पौधा है। तो प्रश्न यहाँ पे है कि एक कोशिकीय पौधे क्लेमाइडोमोनास तथा युगलिना में पदार्थों का परिवहन होता है। ऑप्शन है विसरण द्वारा, संवहन द्वारा, विखंडन द्वारा, सभी द्वारा। बगल में आप यह चित्र देख सकते हैं, यह चित्र युगलिना का दिया हुआ है। तो इसमें जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्लेमाइडोमोनास और युगलिना में पदार्थों का परिवहन यानी कि इसका ट्रांसपोर्ट किसके द्वारा होता है, यह पूछा गया है। तो इसका राइट ऑप्शन ए है, यानी कि विसरण क्रिया के द्वारा पदार्थों का परिवहन होता है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, सरल बहुकोशीय शैवालों में यानी कि सरल बहुकोशीय शैवालों में पदार्थों का परिवहन होता है। ऑप्शन है विसरण द्वारा, विखंडन द्वारा, ऑक्सीकरण द्वारा, अवकरण द्वारा। तो इसका राइट आंसर ए है, यानी कि विसरण क्रिया के द्वारा ही सरल बहुकोशीय शैवालों में पदार्थों का परिवहन होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, एक निश्चित परिवहन तंत्र होता है, एक निश्चित परिवहन तंत्र होता है। ऑप्शन है एक कोशीय पौधों में, बहुकोशीय पौधों में, जटिल बहुकोशीय पौधों में, सभी में। तो इसका राइट आंसर सी है, यानी कि जटिल बहुकोशीय पौधों में एक निश्चित परिवहन तंत्र होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवहन ऊतक, संवहन ऊतक लंबी लंबी नलिका के रूप में होते हैं कहलाता है। तो यह संवहन ऊतक का चित्र दिया हुआ है, जाइलम, यह जाइलम का है, यह फ्लोएम का है। तो यह संवहन ऊतक का इमेज है और इसी को कहा जा रहा है कि लंबी लंबी नलिका के रूप में होते हैं, क्या कहलाता है। तो स्पष्ट हो चुका है कि यह जाइलम है या फ्लोएम है। तो ऑप्शन भी हम लोग देख लेते हैं, जाइलम फ्लोएम दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो स्पष्ट है कि जाइलम भी होता है, फ्लोएम भी होता है। तो इसका राइट ऑप्शन सी होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां नंबर, जल एवं खनिज लवण का अवशोषण किसके द्वारा होता है। तो ऑप्शन दिया हुआ है तना द्वारा, पत्तियों द्वारा, जड़ द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो जल एवं खनिज लवण का अवशोषण जड़ द्वारा होता है, यानी कि रूट के द्वारा होता है। और जब इसका अवशोषण होता है तो पत्तियों तक, यानी कि यह जो इमेज दिया हुआ है, वृक्ष के पौधे के सभी पत्तियों तक जल और खनिज लवण को पहुंचाया जाता है जड़ के द्वारा। उसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6, जल एवं, ध्यान रखिएगा, जल एवं खनिज लवण का अवशोषण करने का काम करता है। तो ऑप्शन है जाइलम फ्लोएम दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन है जाइलम द्वारा, यानी जाइलम जल एवं खनिज लवण का अवशोषण करता है। इसके बाद 7वां नंबर प्रश्न है, पत्तियों तक जल पहुंचाने का काम करता है, यानी कि पत्तियों तक जल किस माध्यम से पहुंचाया जाता है। ऑप्शन है जाइलम फ्लोएम दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जाइलम के द्वारा जल पहुंचाया जाता है, क्लियर है, हम लोग पीछे भी इसका अध्ययन किए। इसके बाद अगला प्रश्न है, खाद्य पदार्थों को पहुंचाने का काम करता है, खाद्य पदार्थ। तो ऑप्शन है जाइलम फ्लोएम दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जाइलम के द्वारा तो जल पहुंचाया जाता है, हम लोग पीछे देखें। तो इसके बाद फ्लोएम यहाँ पे है, फ्लोएम के द्वारा ही खाद्य पदार्थों को पहुँचाया जाता है।
तो इसका राइट ऑप्शन बी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जाइलम का कार्य है। प्रश्न की पुनरावृत्ति हो रही है बार बार, क्योंकि इसमें मेरा उद्देश्य है कि जो भी प्रश्न हो उसको इस तरह से याद कर लिया जाए कि परीक्षा में जब आए तो वहाँ पे मिसिंग ना हो, कन्फ्यूजन की स्थिति उत्पन्न ना हो। तो 9वां प्रश्न है कि जाइलम का कार्य है। तो जल पहुँचाना, खाद्य पदार्थ पहुँचाना, दोनों पहुँचाना, दोनों में से कोई नहीं। यहाँ पे दोनों समझिएगा, मिसिंग हुआ है। तो जाइलम का कार्य जल पहुँचाना होता है और खाद्य पदार्थ पहुँचाने का काम फ्लोएम का होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है 10 नंबर, फ्लोएम का कार्य है। तो अभी हम लोग तुरंत देखे हैं फ्लोएम का क्या कार्य है। तो खाद्य पदार्थों को इसके द्वारा पहुंचाया जाता है। बी नंबर ऑप्शन सही है। इसके बाद 11 नंबर प्रश्न में हम लोग आ चुके हैं, जाइलम की कोशिकाएं होती है। ऑप्शन है जीवित, मृत, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जाइलम की कोशिकाएं क्या होती है? तो यह मृत होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। इसके बाद 11 नंबर प्रश्न, फ्लोएम की कोशिका होती है। तो जाइलम की जब कोशिका मृत हुई तो फ्लोएम की कोशिका निश्चित है कि वह जीवित होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए यह सही है। अगला प्रश्न है 13 नंबर, जाइलम के द्वारा बहाव की दिशा होती है, यानी कि जाइलम के द्वारा जो जल पहुंचाया जाता है उसकी दिशा किस प्रकार से होती है, यह पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन है नीचे से ऊपर की ओर, ऊपर से नीचे की ओर, दोनों ओर, सभी ओर। तो इसका राइट ऑप्शन है नीचे से ऊपर की ओर पहुंचाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न 14 नंबर, फ्लोएम के द्वारा बहाव की दिशा होती है। तो फ्लोएम के द्वारा बहाव की दिशा यानी खाद्य पदार्थों का जो बहाव होता है किस ओर होता है, यह पूछा गया है। तो नीचे से ऊपर की ओर, ऊपर से नीचे की ओर, दोनों ओर, इनमें से कोई नहीं। तो फ्लोएम के द्वारा खाद्य पदार्थों का बहाव सभी ओर होता है, यानी कि नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे। तो इसका राइट ऑप्शन सी सही है। उसके बाद 15 नंबर प्रश्न, पौधों से जल का रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निकलना क्या कहलाता है? ऑप्शन है वाष्पोत्सर्जन, परिवहन, विसरण, चालन। तो पौधों से जल का रंध्रों द्वारा वाष्प का निकलना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। राइट ऑप्शन ए है। उसके बाद अगला प्रश्न 16, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया मुख्य रूप से होती है जड़ों से, यानी जड़ों में, टहनियों में, पत्तियों में, सभी में। तो यह पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया मुख्य रूप से होती है, जो कि आप बगल में इमेज भी देख सकते हैं, इससे भी स्पष्ट हो सकते हैं। उसके बाद हम लोग 17 नंबर प्रश्न में आ चुके हैं, पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसे कहा जाता है, यानी पत्तियों में इस प्रकार से छिद्र को दर्शाया गया है जिसे क्या कहा जाता है? एस्टोमाटा, उत्सर्जन, अवशोषण, इनमें से कोई नहीं। तो यह एस्टोमाटा कहलाता है और यह जो इमेज दिया हुआ है एस्टोमाटा का ही इमेज है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, सेव का पौधे, यानी कि सेव का जो पौधा होता है, प्लांट होता है, प्रतिदिन कितना जल छोड़ता है? ऑप्शन है 10 से 15 लीटर, 10 से 20 लीटर, 15 से 20 लीटर, 15 से 25 लीटर। तो इसका राइट ऑप्शन है 10 से 20 लीटर, यानी प्रतिदिन 10 से 20 लीटर जल वह छोड़ता है सेव का पौधा। इसके बाद अगला प्रश्न है 19 नंबर, जंतुओं में परिवहन निम्न पदार्थों का होता है, यानी कि जंतुओं में परिवहन निम्न में से किन पदार्थों का होता है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, हार्मोन, पोषक तत्व, सभी। तो ऑक्सीजन का भी होता है, हार्मोन का भी होता है और पोषक तत्वों का भी होता है परिवहन, इसलिए इसका राइट ऑप्शन डी है। इसके बाद 20 नंबर प्रश्न, जंतुओं में परिवहन तंत्र के कितने अवयव हैं? ऑप्शन है रक्त, हृदय, रक्तवाहिनी, सभी। तो इसमें रक्त भी होता है, हृदय भी, रक्तवाहिनी भी। तो ऑप्शन डी राइट है। इसके बाद 21 नंबर प्रश्न, रक्त की प्रकृति होती है अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। क्षारीय को शुद्ध कर लेंगे, क्षारीय इस प्रकार से होगा।
तो रक्त की प्रकृति क्षारीय होती है, ऑप्शन नंबर बी। और इसका पीएच मान देखा जाए तो 7.4 होता है, अतः यह क्षारीय होता है। इसके बाद हम लोग 22 नंबर प्रश्न में आ चुके हैं। रक्त के प्रमुख घटक कितने हैं? ऑप्शन है 2, 3, 4, 5 है। तो रक्त के प्रमुख घटक 2 हैं, यानी एक रक्त का तरल भाग होता है जिसमें प्लाज्मा होता है, और उसके बाद ठोस भाग में WBC, RBC और रक्त पट्टिकाणु भी इसी में पाया जाता है। उसके बाद 23 नंबर प्रश्न, रक्त के तरल भाग को कहा जाता है? तो अभी तुरंत इसकी चर्चा हम लोग किए, यह प्लाज्मा का इमेज दिया हुआ है, तो इसका राइट ऑप्शन ए होगा। उसके बाद 24 नंबर प्रश्न, रक्त के ठोस भाग को कहा जाता है? इसकी भी चर्चा किए थे, प्लाज्मा, लाल रक्त कण, श्वेत रक्त कण, और डी ऑप्शन है B+C, यानी कि लाल रक्त कण और श्वेत रक्त कण होता है, रक्त के ठोस भाग को कहा जाता है। इसके बाद 25 नंबर प्रश्न, प्लाज्मा का रंग होता है? प्लाज्मा का रंग होता है, ऑप्शन है लाल, उसके बाद पीला, नीला, उजला। तो हल्का यह पीला कलर का होता है, ऑप्शन बी सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मा आयतन के हिसाब से पूर्ण रक्त का कितना प्रतिशत होता है? तो प्लाज्मा इसमें ऑप्शन है कितना प्रतिशत होता है, 50%, 55%, 60% और 65%। तो यह 55% होता है, यानी कि इसका राइट ऑप्शन बी है। उसके बाद 27 नंबर प्रश्न, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना है? तो यह 90% होता है। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत, अधिक मात्रा में जल ही पाया जाता है। उसके बाद 28 नंबर प्रश्न, प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन है? फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोबिन, हिपैरिन, सभी। तो इसका राइट ऑप्शन डी होगा, यानी कि सभी। यह भी पाया जाता है, फाइब्रिनोजोन भी, प्रोथ्रोबिन भी पाया जाता है और हिपैरिन भी पाया जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न 29 नंबर, रक्त कोशिकाएं का प्रतिशत है, यानी रक्त कोशिकाएं का कितना प्रतिशत होता है? इसका ऑप्शन दिया हुआ है 45%, 50, 55, 60। तो राइट आंसर इसका 45% होता है, यानी कि ऑप्शन ए सही है। 30 नंबर प्रश्न में हम लोग आ चुके हैं। हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ऑप्शन है लाल रक्त कण में, श्वेत रक्त कण में, दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो हीमोग्लोबिन लाल रक्त कण में ही पाया जाता है, इसका राइट आंसर ए है। यह हीमोग्लोबिन का इमेज दिया हुआ है। इसके बाद 31 नंबर प्रश्न है, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग दिखता है, यानी हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग क्या दिखता है? तो क्लियर है कि यह लाल दिखता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। इसके बाद 32 नंबर प्रश्न, हीमोग्लोबिन के एक अणु ऑक्सीजन के कितने अणु से मिलता है? तो ऑप्शन है 4 अणु, 5 अणु, 2 अणु, 6 अणु। तो इसका राइट आंसर है 4 अणु, यानी कि हीमोग्लोबिन का एक अणु और ऑक्सीजन के 4 अणु से मिलता है। 33 नंबर प्रश्न है, ऑक्सीजन का वाहक है, यानी कि ऑक्सीजन का वाहक है, ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, RBC, RBC, उसके बाद WBC, इनमें से सभी। तो हीमोग्लोबिन का यानी ऑक्सीजन का जो वाहक होता है वह हीमोग्लोबिन होता है, इसका राइट आंसर ए है। उसके बाद 34 नंबर प्रश्न, श्वेत रक्त कण में पाया जाता है, श्वेत रक्त कण में क्या पाया जाता है यह पूछा जा रहा है। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो श्वेत रक्त कण में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। इसके बाद 35 नंबर प्रश्न में हम लोग आ चुके हैं, किस कण की संख्या अधिक होती है, यानी किस कण की संख्या अधिक होती है यह पूछा गया है। श्वेत रक्त कण की, या तो फिर लाल रक्त कण की, रक्त पट्टिकाणु की, या हीमोग्लोबिन की। तो इसमें लाल रक्त कण की संख्या श्वेत रक्त कण की संख्या से अधिक होती है, तो इसका राइट ऑप्शन बी है। उसके बाद अगला प्रश्न 36 नंबर, केंद्रीय पंप अंग कहलाता है, यानी सेंट्रल पंपिंग ऑर्गन कहलाता है, हृदय, फेफड़ा, धमनी या तो सिरा। तो यह हृदय कहलाता है, यानी इसे बगल में आप इमेज के साथ भी समझ सकते हैं। उसके बाद
37 नंबर प्रश्न है, हृदय का आकार होता है तिकोना, वर्गाकार, आयताकार, इनमें से कोई नहीं। ऊपर के इमेज से हम लोग देख चुके थे कि हृदय का आकार तिकोना होता है। उसके बाद अगला प्रश्न है 38 नंबर, मैमेलिया वर्ग, जिसमें मनुष्य भी आता है, कि जंतुओं के हृदय होते हैं 4 चैम्बर, 5 वैष्म, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो 4 वैष्म यानी कि 4 चैम्बर मैमेलिया वर्ग के जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जंतु हैं, उसमें पाया जाता है 4 चैम्बर। इसका राइट ऑप्शन ए है। इसके बाद 39 नंबर प्रश्न में हम लोग आ चुके हैं, सिस्टोल और डायस्टोल मिलकर क्या कहलाता है? धड़कन, रक्तचाप, सिरा या धमनी? तो सिस्टोल और डायसिस्टोल मिलकर, यानी एक सिस्टोल और एक डायसिस्टोल मिलकर के धड़कन का निर्माण होता है, यानी कि धड़कन कहलाता है। तो इसका ए ऑप्शन सही है। उसके बाद 40 नंबर प्रश्न, रक्त के परिसंचरण के लिए शरीर में कितने प्रकार की रक्त वाहिनियाँ होती है? ऑप्शन है धमनियाँ, रक्त केशिकाएँ। सिरा को इस प्रकार से समझेंगे, सिरा उपर्युक्त में से, यानी कि जो उपर्युक्त है सभी। तो इसका राइट ऑप्शन है कि उपर्युक्त में जो सभी है वह होगा डी होगा, यानी कि धमनियाँ, रक्त कोशिकाएँ, सिरा, यह सभी मिल करके रक्त वाहिनियाँ कहलाती है। उसके बाद अगला प्रश्न 41 नंबर, शुद्ध रक्त दौड़ता है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी शुद्ध रक्त किस में दौड़ता है यह पूछा जा रहा है। ऑप्शन है सिरा में, धमनी में, दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो शुद्ध रक्त धमनी में, यानी कि आर्टरीज में दौड़ता है, और यह फिगर उसको स्पष्ट करता है, धमनी को। इसमें शुद्ध रक्त हमेशा दौड़ते रहता है। उसके बाद अगला प्रश्न 42 नंबर, अशुद्ध रक्त दौड़ता है, तो सिरा, धमनी, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो अशुद्ध रक्त सिरा में, यानी भेन में दौड़ता है, और धमनी में शुद्ध रक्त। तो यह सिरा का इमेज यहाँ पे दर्शाया गया है। उसके बाद 43 नंबर प्रश्न, सिस्टोलिक प्रेशर है, यानी सिस्टोलिक प्रेशर है 120 mm पारा, 80 mm पारा, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो सिस्टोलिक प्रेशर 120 mm Hg को दर्शाता है। इसके बाद 44 नंबर प्रश्न पे हम लोग आ चुके हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर है। स्फिग्मोमैनोमीटर क्या है, यानी किससे क्या मापा जाता है यह पूछा जा रहा है। तो वायु दाब मापी, रक्तचाप मापी, गति मापी, दिशा मापी। तो स्फिग्मोमैनोमीटर से रक्तचाप मापा जाता है, जो कि बगल में भी यहाँ पे चित्र दर्शाया गया है। उसके बाद अगला प्रश्न 45 पे हम लोग आ चुके हैं, हाइपरटेंशन कहलाता है सामान्य से अधिक रक्तचाप, सामान्य से कम रक्तचाप, सामान्य या इनमें से कोई नहीं। तो हाइपरटेंशन की स्थिति सामान्य से अधिक रक्तचाप होने की अवस्था में होती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। इसके बाद अगला प्रश्न, फुफ्फुस धमनी में होता है, तो फुफ्फुस धमनी में क्या होता है? शुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त, दोनों, या तो फिर इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन है। तो यहाँ पे धमनी की बात कही जा रही है, तो फुफ्फुस धमनी में क्या होता है यह पूछा जा रहा है। तो धमनी में हमेशा शुद्ध रक्त दौड़ता है, लेकिन फुफ्फुस धमनी इसका अपवाद है, एक्सेप्शन है, तो इसमें अशुद्ध रक्त दौड़ता है। इसके बाद अगला प्रश्न 47 नंबर में हम लोग आ चुके हैं, फुफ्फुस सिरा। ध्यान रखिएगा, फुफ्फुस सिरा, यहाँ पे सिरा दिया हुआ, वहाँ पे धमनी दी गई थी। तो सिरा में अशुद्ध रक्त दौड़ता है, लेकिन यहाँ फुफ्फुस है, अपवाद फिर उसी प्रकार से हो जाएगा। तो ऑप्शन है शुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि शुद्ध रक्त दौड़ता है। इसके बाद अगला प्रश्न 48 नंबर, अलिंद 2 भाग में बटा होता है, अलिंद और निलय, इसकी बात की जा रही है, जो कि 4 चैम्बर इसी से निर्मित होता है, अलिंद और निलय से। तो अलिंद 2 भागों में बटा होता है। ऑप्शन है दायां, बायां, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोनों में होता है, यानी कि दायां और बायां अलिंद में बटा होता है। तो इसका राइट ऑप्शन सी होगा। इसके बाद 49 नंबर प्रश्न, निलय 2 भाग में बटा होता है, इसकी चर्चा हम लोग जस्ट किए थे 48 नंबर प्रश्न में। दायां बायां दोनों में
तो राइट ऑप्शन सी होगा, यानी कि निलय दो भागों में बटा होता है, दायां निलय और बायां निलय। यहाँ पे दायां और इसको चलिए बायां पढ़िएगा, यानी कि दायां और बायां दोनों में बटा होता है। उसके बाद अंतिम प्रश्न है इस चैप्टर का, संवहन बंडल कहलाता है। ऑप्शन है जाइलम, फ्लोएम, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो संवहन बंडल जाइलम से भी होता है और फ्लोएम से भी होता है, यानी कि दोनों से निर्मित होता है। तो इस वजह से इसका राइट ऑप्शन सी होगा, यानी कि जाइलम और फ्लोएम दोनों मिलकर के संवहन बंडल का निर्माण होता है। यहाँ पे यह इमेज दिया हुआ है जाइलम और फ्लोएम का, इसे आप समझ सकते हैं देख करके। तो इस प्रकार से हम लोग इस वीडियो के माध्यम से परिवहन चैप्टर से संबंधित जो 50 VVI प्रश्न था, जो हर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, खास करके यह मैट्रिकुलेशन परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए बनाया जा रहा है। तो इसे निश्चित रूप से यदि इतना प्रश्न पढ़ करके यदि परीक्षा में जाएंगे तो आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास, मेरा पूरा दावा है। बस आज के वीडियो में हम लोग इतनी ही चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए थे। मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि अगला चैप्टर होगा, उसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा उसके साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।